जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू मैथ्स बाय कंपनी के एसएससी। आज ये हमारी दूसरी क्लास है। सबसे पहले आज हम पहली क्लास में जो परसेंटेज टेबल पढ़ रहे थे उसकी रिवीजन करेंगे। तो 100% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1। 50% का फ्रैक्शन मैंने आपको बताया था 1/2। 33 होल 1/3% का फ्रैक्शन होता है 1/3। 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। अब यही से अगर 75% का फ्रैक्शन हमसे पूछ लिया तो ये 25% का 3 गुना है, तो ये हो जाएगा 3/4। 125% का फ्रैक्शन अगर पूछ लिया तो 25% 1/4 होता है, ये 25% का 5 गुना है, तो ये हो जाएगा 5/4। ठीक है। 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। अगर आपको 2.5% का फ्रैक्शन निकालना है तो मतलब ये 10 से डिवाइड हुआ है। 10 से अगर इधर डिवाइड हुआ है, आप इधर भी 10 से डिवाइड कर दे, तो ये इधर अगर 10 से डिवाइड कर देंगे तो 2.5% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/40। अगर आपको 0.25% का फ्रैक्शन निकालना है, मतलब यहाँ पे 100 से डिवाइड हुआ है, यहाँ पे 100 से डिवाइड हुआ है, तो आप फ्रैक्शन में भी 100 से डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर इधर 100 से डिवाइड हो जाएगा तो इसका फ्रैक्शन बन जाएगा 1/400। ठीक है। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है 20%। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। फिर 40%। 20% का 2 गुना, इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 2/5। 60%। 60% का फ्रैक्शन होता है 3/5, क्योंकि ये 60% 20% का 3 गुना है। 80% का फ्रैक्शन हो जाएगा 4/5। और अगर आपको दे दिया जाए 120%, तो 120% 20% का 6 गुना है, तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 6/5। ठीक है। अब 16 से ही 2/3%। 16 से ही 2/3%। 16 से ही 2/3% को हम 16.66% भी लिख सकते हैं। इसका फ्रैक्शन होता है 1/6। अब अगर दोनों तरफ हम इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 83 होल 1/3%। ये मैंने मल्टीप्लाई करके पिछले क्लास में दिखाया था, तो ये हो जाएगा 5/6। ये इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब अगर हम 1/7 के टेबल में आए तो 14 होल 2/7%। 14 होल 2/7% को हम डिसिमल में लिख सकते हैं 14.28%। इसका फ्रैक्शन होता है 1/7। अगर दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाएगा 28 होल 4/7%। इसका फ्रैक्शन होता है 2/7। और इसका डेसिमल वैल्यू अगर निकालना चाहते हो आप, तो ये हो जाएगा 28.56%। डबल हो जाएगा। अगर 3 गुना करें तो ये 42 होल 6/7%। और इसका डेसिमल में मान आएगा 42.84%। और इसका फ्रैक्शन में मान आएगा 3/7। ठीक है। और आपको याद रखना है 57 होल 1/7%। इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, ये 4/7। और 71 होल 3/7%, ये हो जाएगा 5 गुना, 5/7। तो 7 का टेबल ये हो गया। अब अगर हम 8 के टेबल में आए, 1/8 के टेबल में अगर हम आए तो 12.5%। 12.5%, जिसे हम 12 से ही 1/2% लिख सकते हैं, इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 1/8। अब अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 37.5%। तो 37 से ही 1/2%, ये होगा 3/8। 62.5%, मतलब 62 से ही 1/2%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा 5/8। 87.5%। 87 होल 1/2%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा 7/8। ठीक है। अच्छा, और एक बात, जैसे हमें मिला था 16 से ही 2/3%, तो 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू था 1/6।
अगर मैं इसको दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूँ तो ये बन जाएगा 8 सही 1/3%। तो इधर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, इधर भी 2 से अगर डिवाइड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 1/12। तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। 1/12 का वैल्यू क्या है? 8 होल 1/3%। और हमें डायरेक्ट भी याद है कि 8 होल 1/3%, जिसे हम 8.33% भी लिख सकते हैं। इसका वैल्यू होता है फ्रैक्शन में 1/12। अब 11 होल 1/9%, जिसको हम 11.11% भी लिख सकते हैं, जिसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/9। अब दोनों तरफ अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये आता है 22.22%, जिसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/9। और 33 होल 3/9%, 33.33%, जो होता है 3/9। 3 से एक बार, 3 से 3 बार, यह आता है 1/3। अगर 4 से कर दे तो 44 होल 4/9%, जो कि होता है 44.44%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 4/9। अब अगर 7 से कर दे तो 77 होल 7/9%, तो 77.77%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 7/। तो आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों तरफ। अब इसी का सेम दिखने वाला इसका भाई बंधु एक है, वो है 9 होल 1/11%। तो 9 होल 1/11%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है, सबसे पहले डिसिमल लिख लेते हैं, 9.09%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/11। अब दोनों तरफ अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये आएगा 18 होल 2/11%, मतलब 18.18%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू आएगा 2/11। 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 27 होल 3/11%, मतलब 27.27%, जिसका फ्रैक्शन वैल्यू आएगा 3/11। अब अगर 5 से कर दे तो 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ तो ये आएगा 45 होल 5/11%। तो ये आएगा 45.45%। तो फ्रैक्शन वैल्यू आएगा 5/11। अगर 7 से कर दे तो 63 होल 7/11%, तो 63.63%। तो फ्रैक्शन वैल्यू आएगा 7/11। तो इसे भी आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ देख सकते हैं। अब मेरा आता है एक 4%। 4% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/25। अब अगर 4 का मल्टीपल आपको दिख जाए जैसे 8%, तो आपको सोचना है 4% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/25। ये 2 गुना है तो ये 2/25 होगा। जैसे अगर 16% आपको दिख जाए तो 4% का 1/25 होता है, 16% 4 गुना है, तो आपको सोचना है कि ये 4/25 हो जाएगा। कुछ भी अगर आपको 64% दिख गया तो आपको ऐसे सोचना है कि 4% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/25 होता है, 64% 16 गुना है, तो ये 16/25 हो जाएगा। ऐसे आपको सोचना है। जैसे 5% का भी ऐसे सोचना है कि 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होता है। अब आपको 75% दिख गया, मतलब आपको ऐसे सोचना है कि 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होता है, 75% 15 गुना है, तो ये 15/20 होगा। अब आप 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 4 बार, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा 3/4। आपको ऐसे सोचना है। जैसे 65%, तो 5% का वैल्यू 1/20 होता है, तो 65% इसका 13 गुना है, तो ये 13/20 हो जाएगा। अगर आपको दे दिया जाए 125%, तो आपको ऐसे सोचना है कि 5% का वैल्यू 1/20 होता है, 125% इसका 25 गुना है, तो ये 25/20 हो जाएगा। 25 को 5 से काटोगे 5 बार और 20 को काटोगे 4 बार, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 5/4। तो आपको ऐसे सोचना है। तो रिवीजन हो गया। पिछले क्लास में लास्ट में हम सक्सेसिव डिस्कस कर रहे थे, आज फिर से मैं सक्सेसिव अच्छे से डिस्कस कर दे रहा हूँ। अगर किसी को पिछले क्लास में सक्सेसिव समझ में नहीं आया होगा तो वो आज देख ले, मैं सक्सेसिव अच्छे से शुरू से एक बार फिर से डिस्कस कर दे रहा हूँ।
मेरा कोई चीज़ 100 है, मैंने 50% अगर इसमें इंक्रीज कर दिया तो 100 का 50% 50 होता है, तो मेरा चीज़ 150 हो गया। अब अगर 150 में मैं 10% इंक्रीज करूँ तो 150 का 10% कितना होता है? 150 का 10% होता है 15। तो मेरा चीज़ 150 से कितना हो जाएगा? 165। तो ओवरऑल चेंज मेरा कितना आया? 100 से 165, तो ओवरऑल चेंज मेरा आया 65। अब मेरा परसेंटेज चेंज कितना आया? परसेंटेज चेंज आया, आप बोलोगे 65 का चेंज आया 100 के ऊपर इंटू 100, तो ये आ जाएगा 100 से 100 कट जाएगा 65%। तो ओवरऑल चेंज जो मेरा आया वो आया 65%। तो भैया आप यहाँ देखो कि मैंने 50% इंक्रीज किया, फिर 10% इंक्रीज किया, तो मेरा चेंज तो 60% ही आना चाहिए था, लेकिन 60% चेंज मेरा नहीं आया। क्यों? क्योंकि यहाँ सक्सेसिव पे इंक्रीज हो रहा है, मतलब एक के ऊपर एक इंक्रीज हो रहा है। टोटल इंक्रीज ऐसे नहीं आएगा कि 50 में 10 जोड़ दो कि 60% हो गया। यह सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है, एक के ऊपर एक। तो मेरा ओवरऑल चेंज कितना आएगा? 65%। तो सक्सेसिव का एक फॉर्मूला होता है दो वेरिएबल के लिए, मैंने वो बताया था कि a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100, इतना परसेंटेज का चेंज आता है। यहाँ ए भी प्लस माइनस हो सकता है और बी भी प्लस माइनस हो सकता है। प्लस इधर इंक्रीज को शो करता है और माइनस इधर डिक्रीज को शो करता है। अब जैसे मैंने 50% पहले डिक्रीज किया और 10% बाद में डिक्रीज किया, तो 50 और 10 के ऊपर अगर मैं ये फॉर्मूला लगा दूं तो ये क्या आएगा? 50 प्लस 10 प्लस 50 इंटू 10/100। 50 प्लस 10 प्लस 50 इंटू 10/100, तो दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा, तो ये आएगा 60 प्लस और इधर से आ गया 5, तो मेरा 65% का चेंज आ गया। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, ये मेथड 2 है, ये मेथड 2 है, ऐसे भी कर सकता हूँ। मैंने आप लोगों को मल्टीप्लाइंग फैक्टर करवाया था पहली क्लास में, मैंने आप लोगों को मल्टीप्लाइंग फैक्टर के बारे में बताया था। तो जैसे मेरा 50% का फ्रैक्शन क्या होता है? वो होता है 1/2, और 10% का फ्रैक्शन क्या होता है? वो होता है 1/10। तो 10 मेरा जो नीचे है वो होता है बेस वैल्यू, जैसे यहाँ 2 जो नीचे है ये होता है बेस वैल्यू, और ये ऊपर वाला होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। जैसे ये 50% इंक्रीज हो रहा है तो ये ऊपर वाला इंक्रीमेंट का वैल्यू है, ये 10% ऊपर इंक्रीज हो रहा है तो ऊपर वाला ये इंक्रीमेंट का वैल्यू है। अगर डिक्रीज होता तो डिक्रीमेंट का वैल्यू होता। तो नीचे वाला बेस वैल्यू होता है और ऊपर वाला इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का वैल्यू होता है। ठीक है, तो दूसरे पेज में हम करते हैं। जैसे 50% का इंक्रीज है, तो 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2, तो 2 का 50% 1 होता है, मैंने बताया था। तो ये इंक्रीज आ रहा है, 50% का इंक्रीज, तो 2 से कोई चीज 3 हो गया। 2 के ऊपर 1 की वृद्धि, 2 का 50% 1 होता है, तो मतलब कोई चीज 2 से 3 हो गया। फिर 10% का इंक्रीज, मतलब 10 से कोई चीज 11 हो गया। ये मल्टीप्लाइंग में आएगा क्योंकि सक्सेसिव है, ये मल्टीप्लाई में आएगा क्योंकि सक्सेसिव है, एक के ऊपर एक वृद्धि, एक के ऊपर एक इंक्रीज आ रहा है, तो 10 से कोई चीज क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। और वृद्धि कितने का है? 1 का है, वृद्धि मेरा 1 का है, इंक्रीज 1 का है, 10% का इंक्रीज, 10 से कोई चीज 11 हो गया, 10 से कोई चीज 11 हो गया, लेकिन इंक्रीज मेरा कितने का है? 1 का ही है। 10 मेरा बेस वैल्यू है यहाँ पे, और इंक्रीमेंट कितने का है? 1 का है, क्योंकि 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10। जैसे यहाँ पे बेस वैल्यू मेरा क्या है? 2 है, और इंक्रीज कितने का है? 1 का ही है, क्योंकि 50% का फ्रैक्शन 1/2 होता है, तो 2 का 50% 1 होता है। जैसे 10 का 10% 1 होता है, तो वृद्धि मेरा 1 का ही है। ठीक है, तो 2 से कोई चीज 3 हो गया, 10 से कोई चीज 11 हो गया, ये मल्टीप्लाइंग में है, मल्टीप्लाइंग में है। और नीचे वाला जो होता है वो होता है इनिशियल वैल्यू, नीचे वाला जो होता है वो होता है इनिशियल वैल्यू, और ऊपर वाला जो होता है वो होता है फाइनल वैल्यू। नीचे वाला होता है इनिशियल वैल्यू, ऊपर वाला फाइनल वैल्यू। तो मेरा 20 कोई चीज था, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 10 20, 20 कोई चीज था, वहां से 33 हो गया मेरा चीज। अगर कोई ऊपर नीचे काटे तो हम काट देते, तो 20 से कोई चीज मेरा 33 का हो रहा है। नीचे वाला इनिशियल वैल्यू होता है, ऊपर वाला फाइनल वैल्यू होता है, तो 20 से 33 का हो रहा है, कितने का इंक्रीज आ रहा है?
13 का इंक्रीज आ रहा है, किसके ऊपर, 20 के ऊपर, मल्टीप्लाई 100, तो 20 से ये जाएगा 5 बार, तो मेरा आंसर आ जाएगा 65%। तो यहाँ से भी आंसर 65% आया था फॉर्मूला से, और ऐसे भी 65% आया है। अब इसको करने का और एक तरीका है, मेथड 3, वो है मैं इनिशियली कोई चीज़ को 100 मान रहा हूँ, अब इसको मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करूँगा। मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनेगा, जो मेरा इंक्रीज आ रहा है या डिक्रीज आ रहा है, जैसे कि अब 50% का इंक्रीज आ रहा है, तो 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2, मतलब 2 से मेरा चीज़ 3 हो गया, और मेरा उसके बाद 10% का इंक्रीज आ रहा है, मतलब 10 से मेरा चीज़ 11 हो गया, इससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो काट रहा है काट दो, 0 से 0 कट गया, 2 से ये 5 बार, मतलब ये आ जाएगा 15 इंटू 11, तो 15 इंटू 11 कितना होता है, 165। तो मतलब मेरा चीज़ पहले 100 था, अब मेरा चीज़ 100 से 165 हो गया, तो कितना परसेंट का इंक्रीज आया, 65 का इंक्रीज आया, किसके ऊपर, 100 के ऊपर, इंटू 100, तो 100 से 100 कट गया, मेरा आंसर कितना आएगा, 65%। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब ये तो हो गया 2 वेरिएबल वाला केस, मैं ऐसे सक्सेसिव परसेंटेज निकाल सकता हूँ। अब अगर 3 वेरिएबल वाला आ गया तो कैसे करें। 3 वेरिएबल वाला का फॉर्मूला है, 3 अगर चेंज आए तो फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बटा 100 प्लस ए बी सी बटा 100 के बाद 2 0, इतना परसेंटेज का चेंज आएगा। लेकिन हम ये फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे। मान लीजिए पहले भी हमने ये एग्जांपल लिया है पिछले क्लास में कि 10% का चेंज आए, फिर 20% का चेंज आए, मतलब इंक्रीज, तीनों इंक्रीज आ रहा है, डिक्रीज भी आ सकता है, लेकिन हम वो एग्जांपल अभी नहीं ले रहे, वो बाद में जब हम क्वेश्चन करेंगे तब लेंगे। तो 10% का इंक्रीज आ रहा है, बाद में 20% का इंक्रीज आ रहा है, फिर 40% का इंक्रीज आ रहा है। तो इसको हम कैसे करेंगे, ये फार्मूला बहुत लेंदी जाएगा, तो ये फार्मूला हम यूज़ नहीं करेंगे। वैसे फार्मूला मैंने बता दिया कि ये होता है 3%, 3 सक्सेसिव अगर चेंज आए तो ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो आप, लेकिन ये बहुत लेंदी जाएगा। तो हम कैसे करेंगे, हम पहले इन दोनों में ए प्लस बी वाला सक्सेसिव लगा देंगे, तो ये कितना आएगा, 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20/100, तो यहाँ से आएगा 32%। अब ये 32 और 40 में हम ए प्लस बी फिर से लगा देंगे, तो ये क्या आएगा, 32 प्लस 40, 32 प्लस 40 प्लस 32 इंटू 40/100, तो 2 जीरो से नहीं, सॉरी, 10 से 10 कट गया, तो ये आएगा 72 प्लस ये आएगा 128, मतलब नीचे 0 है तो 12.8, मतलब 84.8% का चेंज आएगा, और वृद्धि आएगा, प्लस आया है तो हमेशा वृद्धि होगा, वृद्धि आएगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं दूसरे मेथड से, मेथड 2, मेथड 2 हम वैसे ही लगा देंगे जो इनिशियल फाइनल वाला है, ऐसे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं नहीं बताया कि इनिशियल फाइनल ऐसे, इसको आप लिखने का और एक तरीका भी कर सकते हो, वो बस मेथड कोई नहीं है, मेथड वही है, बस लिखने का एक और तरीका है, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ 50% का इंक्रीज है और 10% का इंक्रीज है, ठीक है, 50% का इंक्रीज है और 10% का इंक्रीज है, वो मेथड 2 ही है, जो इनिशियल फाइनल वाला है मेथड 2 ही है, वो लिखने का तरीका है। ये मैं ए प्लस बी वाला फिर से एक बार डिस्कस कर रहा हूँ, ये 50% और 10% इंक्रीज वाला, ठीक है, 50% इंक्रीज और 10% इंक्रीज, तो 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2, तो मतलब कोई चीज़ 2 से 3 हो गया, ऐसे भी आप सक्सेसिव निकाल सकते हो। और 10% का इंक्रीज मतलब 1/10, 1/10 मतलब 10 से कोई चीज़ 11 हो गया, तो आप ऐसे गुना कर सकते हो। मैं इनिशियल फाइनल में ऐसे ऊपर नीचे ऐसे गुना कर दिया, और अगर ऊपर नीचे कुछ काटे तो मैंने ऐसे काट के वो फिर मल्टीप्लाई करके इनिशियल फाइनल ऐसे करके मैंने कैलकुलेट कर लिया। ये लिखने का बस एक तरीका है, ऐसे भी आप कर सकते हो, ये इनिशियल मान लिया, ये फाइनल मान लिया, तो ऐसे अगर कर दे, बस कुछ नहीं है, लिखने का तरीका मैंने चेंज कर दिया, सेम चीज़ है, ये मेथड 2 ही है, मतलब अलग कोई मेथड नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से 10 20 और 3 और 11 33, तो मतलब कितना इंक्रीज आया, 13 का, किसके ऊपर, 20 के ऊपर, इंटू 100, तो ये 5 से जाएगा, इज इक्वल टू 65%, ठीक है। ये बस लिखने का तरीका है, ये मैं बताना भूल गया था, ठीक है। और 3 वाला ये तो आ गया। अब 3 वाले में कैसे ये लगाएंगे, 10 20 और 40 में, तो 10%,
20% और 40% में, तो 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5 और 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5। मतलब 10 से कोई चीज़ 11 हो गया, 20% मतलब 1/5 मतलब 5 से कोई चीज़ 6 हो गया, और 40% मतलब 2/5 मतलब 5 से कोई चीज़ 7 हो गया। अब इसको हम काटा-कूटी कर लेंगे। अगर तिरछा मतलब क्रॉस कोई काटे तो काट देंगे, मतलब यहाँ पर भी तो हम काट ही रहे थे ना। आप इसका लॉजिक समझिए, क्योंकि ऊपर-नीचे भी तो हम काट ही रहे थे। यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई कर रहे थे और ऊपर-नीचे अगर कोई काटे तो काट रहे थे। तो लॉजिक यही है, बस लिखने का तरीका चेंज हो गया। यह भी हम ऊपर-नीचे, ऐसे ऊपर-नीचे मतलब तिरछा मतलब क्रॉस अगर कोई काटे तो काट लेंगे। ये लॉजिक है, क्यों काट रहे हैं ये भी तो समझने में आना चाहिए ना, काट क्यों रहे हैं। 2 से 5 बार, 2 से 3 बार, ठीक है। अब कुछ नहीं कट रहा तो ये 125 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 33 इंटू 7। तो 33 इंटू 7 कितना आएगा, 231। 231 तो इंक्रीज कितने का आया, 106 का आया। कितने के ऊपर इंक्रीज कितने का आया, 106 के आया। 106 का इंक्रीज आया 125 के ऊपर, गुना 100। तो अगर 25 से जाएगा ये 5 बार, 25 से जाएगा 4 बार, तो आप क्या कर सकते हैं, नीचे 10 बना लीजिए या मल्टीप्लाई बाई 2 कर दीजिए, भाई मल्टीप्लाई बाई 2 कर दीजिए। तो मेरा ये 8 बन गया, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, और 8 एकम 8, और नीचे 10 है, नीचे 10 है, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा 8.48। तो ये कैलकुलेशन का कुछ तरीका है, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो सक्सेसिव भी मैंने अच्छे से फिर से डिस्कस कर दिया। अब मुझे नहीं लगता सक्सेसिव के बारे में या फिर सक्सेसिव को लेकर कोई कन्फ्यूजन रह गया होगा। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम बेसिक का कुछ क्वेश्चन बच गया है वो करेंगे, फिर सक्सेसिव क्वेश्चन, सक्सेसिव के हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पूरा टाइप वाइज चलेगा, आपको दिक्कत लेने की 1% भी ज़रूरत नहीं है। तो पहले बेसिक फिर सक्सेसिव का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। दिक्कत एकदम नहीं लेना है, पूरा एकदम जैसे चल रहा है चलने दो, कोई मतलब लोड नहीं लेना है, पूरा टाइप वाइज चलेगा। सॉरी, ये 84.8% होगा, ये इधर 84.8% होगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, 75% of a number is 20 more than 2/3 of that number, find the number। तो 75% होता है फ्रैक्शन में 3/4, बोल रहा है ये 2/3 ऑफ दैट नंबर, मतलब कोई नंबर का 2/3 से 20 बड़ा है। तो मैंने नंबर मान लिया x, तो x का 3/4 से 2/3 ऑफ x माइनस करेंगे तो 20 आएगा, मतलब 20 बड़ा है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 12, तो 12 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 3, 3 से 3 मल्टीप्लाई होगा तो 9x, और इधर से आएगा 8x, तो ये आएगा 20। तो फिर ये आएगा x/12 इक्वल टू 20, तो 12 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x इक्वल टू 240। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मेथड 2 क्या है इसका, ये तो एकदम बेसिक हो गया। अब मेथड 2 क्या हो सकता है इसका, 75% का फ्रैक्शन होता है 3/4, तो फ्रैक्शन से तो हमने कर लिया। अब अगर 75% ऐसे हम लिख दें, और 2/3 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 2/3 का परसेंटेज वैल्यू होता है 66 और 2/3%। तो हम 2/3 को 66 और 2/3% में कन्वर्ट कर लिए, तो 75% और 66 और 2/3% का जो डिफरेंस है वो कितना है, 20 है। हर टाइम याद रखना कि अगर ज़्यादा या कम बोला जाए तो वो हमेशा डिफरेंस होता है, जैसे 20 ज़्यादा मतलब वो डिफरेंस होगा किसी चीज़ का। तो 75% और 66 और 2/3% का डिफरेंस 20 है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, डिफरेंस ले सकते हैं। तो डिफरेंस कितना आएगा, 8 होल 1/3% आएगा। 66 को 75 से घटा सकते हैं आप, एक ज़्यादा घटा दीजिए, 67 घटा दीजिए तो ये 8 आएगा, और 2/3 घटा दीजिए तो ये 1/3 आएगा। तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। तो मतलब ये 1/12 फिर से फ्रैक्शन में ले जा सकते हैं आप। तो ये लेंदी आएगा, मतलब कोई तुक बनता नहीं है इसका।
तो आप एक का मान लीजिए, एक का मान मतलब 100%, मुझे 100% निकालना है, तो एक मतलब 100%, तो 12 फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 240। तो बेसिक से ये आसान पड़ेगा वैसे, ठीक है। तो मेथड 2 हो गया। आउट ऑफ टू नंबर्स 20% ऑफ द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 14% ऑफ द लार्जर नंबर। तो स्मॉलर नंबर को मैं एस मान रहा हूँ, लार्जर नंबर को मैं एल मान रहा हूँ। तो 20% ऑफ द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 14% ऑफ द लार्जर नंबर इफ द सम ऑफ बोथ द नंबर्स इज 8942। वो बाद में देखा जाएगा, पहले सॉल्व करते। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 2 से ये 10 बार जाएगा, 2 से ये 7 बार जाएगा, तो स्मॉल बटे लार्ज नंबर का रेशियो मेरा हो जाएगा 7/10। अब बोला गया है सम ऑफ बोथ द नंबर्स इज 8942, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लार्जर नंबर। तो 8942 का मान क्या है, 8942 किसका वैल्यू है, 17 का वैल्यू है। दोनों का सम यहाँ रेशियो में कितना है, 17। तो मैंने एक ही चीज़ बोला है, जिसका वैल्यू दिया जाए उसको लिखते हैं बटे में, मतलब डिवाइड में, और जिसका वैल्यू पूछा जाए उससे हम करते हैं मल्टीप्लाई। किसका वैल्यू पूछा गया है, लार्जर नंबर का, तो लार्जर नंबर यह क्या है 10, तो 10 से हम कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 17 से ये जाएगा 5 बार, मतलब 85, 44। तो 17 दूनी 34, 10 102, 17 छः का, मतलब 5260 हमारा आंसर हो जाएगा। 5260 मेरा आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। In a school, the number of boys and girls is in the ratio of 5:4. After 1 year, the number of boys increases by 20% and the number of girls increases by 10%. What will be the new ratio of boys to girls? तो मैं boys मान लेता हूँ 5x और girls मान लेता हूँ 4x। अब अगर नंबर ऑफ बॉयज इंक्रीजेस बाई 20%, तो 5x को मैं 20% से बढ़ा देता हूँ, मतलब 120% कर देता हूँ, और गर्ल्स को मैं 10% से बढ़ा देता हूँ, मतलब 110% कर देता हूँ। तो 10% से और 20% से बढ़ जाएगा। अब इसका रेशियो लेना है मुझे, तो परसेंट से परसेंट तो कट जाएगा, मतलब बटे 100 आएगा, बटे 100 इधर भी आएगा तो कट जाएगा। तो 0 से 0 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, तो मतलब ये आएगा 4 से 12 3 बार जाएगा, तो ये आएगा 15, और ये आएगा, नहीं 4 तो कट गया है, 15, और ये आएगा 11। तो 15:11 ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, हमें एक्स वेक्स कुछ नहीं मानना है, हम बस बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो लिखेंगे। कितना है, 5:4। अब हम इसे कुछ भी रेशियो में मान सकते हैं, हम इसे 50 100 40 मान सकते हैं, ये रेशियो है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो हम 50 40 500 400 5000 4000 कुछ भी मान सकते हैं। तो मैं इस रेशियो में 50 और 40 मान लेता हूँ अपने मन से। अब मैं 20% बॉयज़ को बढ़ाऊंगा, तो 50 का 20% क्या होता है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 50 का 120/100, 20% मैंने बढ़ा दिया, और गर्ल्स को 110%, मतलब 10% बढ़ाऊंगा, तो 110/100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 100 से 100 कट जाएगा, 100 से 100 डिवाइड, मतलब 100 बटे में करने की ज़रूरत भी नहीं है, 120 और 110 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। 0 0 से 0 0 कट जाएगा, 4 से 3 बार जाएगा, तो ये डायरेक्ट 15:11 आ जाएगा, 15:11 आ जाएगा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट हो रहा है, तो एक्स मानने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ ए टीवी हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाई 20%। मतलब पहले टीवी का प्राइस कितना था, 100% था। कोई चीज़ अपने आप में 100% होता है, वो रिड्यूस हो गया है 20%, मतलब 100 का 20% 20 होता है, मतलब अभी टीवी का प्राइस है 80%। इन ऑर्डर टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्राइस द न्यू प्राइस मस्ट बी इंक्रीज बाई। अब फिर से वापस जाना है, ओरिजिनल प्राइस में वापस जाना है, मतलब कितना प्राइस इंक्रीज करना है परसेंटेज में, तो 20% इंक्रीज करना है, 20% इंक्रीज करना है, कितने के ऊपर, 20% इंक्रीज करना है 80% के ऊपर। 80% से ही तो 20% जाना है, तो 80 से 20% जाना है, तो 20% इंक्रीज करना है किससे, 80 से, तो 80 मेरा बेस आएगा, तो इंटू 100, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 20 से ये 4 बार जाएगा, तो 1/4 कितना परसेंट आता है, 80% आता है। ये मेरा एक मेथड हो गया, ठीक है। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हम कैसे करेंगे, मेथड 2 मैं आपको बताता हूँ। मेथड 2 ये है, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है बताइए, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। तो द प्राइस ऑफ टीवी
हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाई 20%, मतलब 5 से 1 घट गया, प्राइस क्या हो गया 4 हो गया, क्योंकि 5 का 20% 1 होता है। तो मेरा इनिशियल प्राइस अगर 5 रहा होगा तो अब मेरा प्राइस 4 हो गया, मतलब 1 घट गया। अब फिर से 4 से मुझे 5 करना है, मतलब 1 इंक्रीज करना है, किससे 4 से, बटा मतलब सॉरी मल्टीप्लाई 100, तो कितना आएगा 25%। तो आंसर नहीं बदलेगा, कैसे भी कर लो आंसर नहीं बदलेगा। सचिन्स इनकम इज 25% मोर देन दिलीप्स इनकम, तो ये सचिन का इनकम हो गया, ये दिलीप का इनकम हो गया। 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, तो सचिन का इनकम ज़्यादा है दिलीप के इनकम से, कितना 25%। तो दिलीप का इनकम हमें 4 मानना पड़ेगा, क्योंकि बेस वैल्यू 4 है, 4 का 25% 1 होता है, मतलब 4 में 1 ज़्यादा। सचिन का इनकम कितना हो जाएगा 5। सचिन्स इनकम इज 25% मोर देन दिलीप्स इनकम। अब बोला गया है बाई हाउ मच परसेंटेज इज दिलीप्स इनकम लेस देन सचिन्स इनकम। तो दिलीप का इनकम कितना कम है, 1 कम है, किससे 5 से, मतलब सचिन के इनकम से, इंटू 100, तो कितना परसेंट आ जाएगा, 1/5 कितना परसेंट होता है 20%, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है। A student multiplied a number with 3/4 instead of 4/3. What is the error percentage? मान लीजिए कोई नंबर x है, स्टूडेंट को मल्टीप्लाई करना था 4/3 से, लेकिन उसने गलती से मल्टीप्लाई कर दिया 3/4 से, तो क्या एरर परसेंटेज इसमें आया है ये हमें बताना है। तो आप इधर रेशियो लेंगे, तो x से x तो कट जाएगा और रेशियो में ऐसे तिरछा गुना हो जाएगा, तिरछा हो जाता है गुना। या फिर अगर आप और भी बेसिक जानना चाहते हैं तो 4/3 और 3/4 का रेशियो कैसे लिया जाता है, नीचे जो 3 है और 4 है इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। जैसे इसका एलसीएम होगा 12, तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से ये 4 बार जाएगा और 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, और 4 से ये 3 बार जाएगा, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। तो मेरा ये था, करना था 4/3 से मल्टीप्लाई, लेकिन मैंने कर दिया 3/4 से मल्टीप्लाई, तो ये मेरा करेक्ट आंसर था, ये मेरा रॉन्ग आंसर आ गया। तो 16 आना था, 9 आ गया, तो कितने का चेंज आया, चेंज कितने का आया, 7 का चेंज आया, मतलब 7 डेविएट हुआ किससे 16 से, इंटू 100, इतना परसेंटेज का मेरा एरर आया। तो 4 से 16 को 4 बार, ये 25 बार, 25 7 175, 175/4, तो इसको हम अगर करेंगे 43.75%, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया एकदम बेसिक तरीका। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो वो आ जाएगा मेथड 2। मेथड 2 कैसे, हम कोई नंबर मान लेंगे, क्या चीज़ मानेंगे हम, नीचे जो 4 और 3 है इसका एलसीएम, तो हम कोई नंबर 12 मान लेंगे। तो इसको हमें 4/3 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन हम इसको 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये तो राइट आंसर आना था, लेकिन हमें ये रॉन्ग आंसर ला दिए। तो इसका रेशियो फिर से हम लेंगे, तो 12 को 4/3 से मल्टीप्लाई करना था, तो हमें आंसर मिलना था 16, और इधर हमें आंसर मिल गया 9, मतलब फिर से वही 7 का चेंज आया 16 के ऊपर इंटू 100, तो आंसर वही आएगा। अब सबसे शॉर्ट तरीका जो हमें एग्जाम में यूज़ करना है वो मेथड 3, वो कैसे होगा, आपको कुछ नहीं करना है। मेथड 3 आपको करेक्ट वाला लिखना है जिससे करना था, मतलब राइट वाला, रॉन्ग वाला लिखना है जिससे आपने कर दिया है, बस तिरछा गुना करना है, तिरछा गुना करना है। 4 4 जा 16, ये आपका राइट आंसर आना था, 3 3 जा 9, ये आपका रॉन्ग आंसर आ गया। ये आपका राइट आंसर आना था, ये आपका रॉन्ग आंसर आ गया। डिविएट कितने का हुआ 7, इससे 16 से इंटू 100, तो आंसर आ जाएगा 43.75% डायरेक्ट। ठीक है। If the numerator of a fraction is increased by 12% and its denominator is reduced by 8%, it gives a new fraction 16/17. What is the original fraction?
तो हम मान लेंगे कि फ्रैक्शन मेरा है एक्स बाई वाई। तो मैंने न्यूमरेटर मतलब इसको बोलते हैं ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को मैंने 12% से इंक्रीज किया, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 112% से, मतलब 112/100 से। और डिनोमिनेटर को मैंने डिक्रीज किया 8% से, तो डिनोमिनेटर को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 92/100 से। मतलब इंक्रीज करेंगे तो 100 में वो जोड़ देंगे, डिक्रीज करेंगे तो 100 में से वो घटा देंगे। अब यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा, तो हम ये 100 डिवाइड में नहीं लिखेंगे। हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, हम डायरेक्ट इसे लिखेंगे x इंटू 112 डिवाइडेड बाई y इंटू 92। हम नीचे 100 नहीं लिखेंगे। ये मेरा फ्रैक्शन बन गया 16/17 इक्वल टू में हम ये लिख देंगे। ठीक है, अब क्या काटा कुटी हो रहा है आप वो देखोगे क्या कट सकता है। जैसे 16 से ये 7 बार जाएगा और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। तो x/y मेरा क्या आ रहा है, ये मैंने ओरिजिनल फ्रैक्शन मेरा जो पहले का था वो मैंने ये एज्यूम किया है। तो x/y क्या आ रहा है, ये 92 इधर जाएगा, तो 92 मेरा इधर चला गया और 7 इधर आएगा, 17 से 7 मल्टीप्लाई होकर 119 बन जाएगा। तो ये मेरा ओरिजिनल फ्रैक्शन बन गया 92/119, ये ऑप्शन। तो ये मेरा राइट आंसर बन गया। ठीक है, if decreasing 110 by x% gives the same result as increasing 50 by x%, then x% of 650 is what percentage more than x plus 20% of 180? करेक्ट टू नियरेस्ट इंटीजर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये सीपीओ 2020 का। तो 110 को अगर हमें x% से डिक्रीज करना है, डिक्रीज कैसे करते हैं, जैसे मुझे अगर x को 20% से घटाना है तो मैं 100 में से 20 घटा के 80 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मुझे x को 10% से बढ़ाना है तो मैं 100 में तो 10 जोड़ूंगा, 100 प्लस 10/100 कर दूंगा, 110 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यही तो करते हैं हम लोग। वैसे ही मुझे अगर 110 को x% से घटाना है तो मैं 110 को 100 माइनस x/100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये आपको मतलब बेसिक सा आना चाहिए। ये सेम रिजल्ट देता है अगर मैं 50 को x% से बढ़ा दूँ, तो इंक्रीज 50 इंटू 100 प्लस x/100, ये मैंने 50 को x% से इंक्रीज कर दिया। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 100 से तो 100 कट जाएगा, 100 से 100 तो कट जाएगा, तो मतलब हमें 100 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये धीरे धीरे आप जब जितना क्वेश्चन करते जाओगे आपको ये समझ डेवलप होता जाएगा, तो आप बाद में 100 लिखना छोड़ दोगे, आप स्टेप खाना शुरू कर दोगे। 0 से 0 कट जाएगा। अब 100 प्लस एक्स, इसके नीचे आप 100 माइनस एक्स को ले आओ। अगर ये लेके आओगे तो 11/5 हो जाएगा। अब आप कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का नाम सुने होंगे, तो अब वो लगा दो। अब अगर वो लगाओगे तो ये बन जाएगा 100/x, और इधर भी कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाना पड़ेगा, तो इधर लगेगा 11 प्लस 5 बाई 11 माइनस 5, तो ये बन जाएगा 16/11 माइनस 5 मतलब 6। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अभी मैं सिखाने नहीं वाला, ये आपको जब मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन या फिर अलजेब्रा पढ़ाऊंगा तब मैं कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड सिखाऊंगा। आप ये सर्च कर लेना यूट्यूब में कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो। इसका मैं बोल दे रहा हूँ, अगर a/b इज इक्वल टू c/d है तो कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो बोलता है कि a प्लस बी बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी होता है। बस ये आपको याद रखना है, मैंने यही यहाँ पे यूज़ किया है, ये आपको समझना है। ठीक है, मैं ऐसे इसको सॉल्व करता हूँ, वरना ये बहुत लेंदी जाएगा। बहुत से टीचर इसको लेंदी से सॉल्व कराता है, आप खुद देख लेना, चेक कर लेना, आप मतलब क्रॉस चेक कर सकते हो। अब x का वैल्यू यहाँ से आएगा, अगर इसको काट दे 2 से 8 बार, 2 से 3 बार, तो ये आ जाएगा 300/8 मतलब 37.5। ठीक है, अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, तो x का वैल्यू मेरा आ गया 37.5। अगर इसको इरेज नहीं करूँगा तो मैं क्वेश्चन कर नहीं पाऊंगा पूरा। तो x का वैल्यू मेरा आ गया 37.5। अब फिर बाकी का क्वेश्चन मैं करूँगा। अब क्या बोला गया है, देन x% ऑफ 650 मतलब 37.5% ऑफ
650 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है ऑफ 650 इज व्हाट परसेंटेज मोर देन। अब मोर और लेस, मैंने आपको बताया था कि कोई चीज़ मेरा 50 है, वहाँ से 70 हो गया, तो 20 का इंक्रीज आया किसके ऊपर, 50 के ऊपर, कितना परसेंटेज का इंक्रीज आया अगर पूछा जाए तो इंटू 100, 20 से इंक्रीज आया 50 के ऊपर। तो हम ऐसे कर सकते हैं या फिर रेशियो भी ले सकते हैं, 5:7 का रेशियो आएगा, मतलब 2 का इंक्रीज आया 5 के ऊपर इंटू 100। तो हम बड़े नंबर में क्या करेंगे, रेशियो लेंगे, हम पूरा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बहुत बड़ा जाएगा, तो रेशियो लेंगे तो आंसर तो सेम ही आना है। आना इधर भी 40% है, आना इधर भी 40% है, लेकिन रेशियो लेंगे तो हमें आसान होगा। तो यह भी वही है, देन x परसेंट ऑफ 650 इज व्हाट परसेंटेज मोर देन x प्लस 20% ऑफ 180। तो हम इधर रेशियो लेंगे 37.5%, क्योंकि x का मान हमारा 37.5% आया है, 37.5 आया है रेदर। तो x परसेंट ऑफ 650 मतलब 37.5% ऑफ 650। अब इसका रेशियो हम किसके साथ लेंगे, इज व्हाट परसेंटेज मोर देन x प्लस 20%, मतलब 37.5 में 20 जोड़ेंगे, मतलब 55.5% ऑफ 180। इसका रेशियो लेंगे, फिर हम देखेंगे किससे कौन ज़्यादा है, क्या बोला गया है। तो हम परसेंटेज से परसेंटेज काट देंगे, अलग पेन यूज़ करता हूँ, फिर पॉइंट से पॉइंट भी कट जाएगा। सॉरी, ये 55 नहीं 57.5 होगा, सिली मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, ये 57.5% होगा। ठीक है, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। अब 25 से अगर मैं काटूँ, 25 से एक बार, 25 से 5 बार, और ये जाएगा 25 से 2 बार, 25 से 3 बार। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, और जाएगा 3 से ये 6 बार, 3 से ये 5 बार, और कुछ जा रहा है क्या, और कुछ नहीं जा रहा है। तो ये क्या आ रहा है, 25, 325, और ये आ रहा है 138। अब बोला गया है 650 इज व्हाट परसेंटेज मोर देन x प्लस 20% ऑफ 180, मतलब 325 138 से कितना परसेंटेज ज़्यादा है। तो आप माइनस कर सकते हो, 325 138 187, सो 187 इससे 138 से मच परसेंट मोर इंटू 100, बेस यहाँ पर क्या है 138 है बेस। तो अब एक नया कॉन्सेप्ट मैं आपको देने जा रहा हूँ, ये ध्यान से समझना। जैसे हमें मार्क्स मिलते थे बचपन में, 50 में से मान लीजिए कुछ भी, जैसे 27 हमें मिले, तो ये जो 50 है ना, ये मतलब बेस वैल्यू होता है, इसमें से हमें मार्क्स मिले 27, तो हमारा इधर बेस जो होता है उसका मान हमेशा 100% होता है, बेस का मान हमेशा 100% होता है। अगर डिवाइड में कुछ लिखा है तो उसका मान हमेशा 100% होता है, ये हमेशा याद रखना। और ऊपर जो वैल्यू होता है वो कैलकुलेट होता है बेस पर, मतलब 100% के ऊपर। जैसे यहाँ पर 138 मेरा बेस है, तो इसका मान हमेशा 100% होगा, इसके ऊपर कैलकुलेट होगा 187, तो 138 से 187 बड़ा है, तो मेरा परसेंटेज मान हमेशा 100% से ज़्यादा आएगा। तो मैं ऑप्शन एलिमिनेट ऐसे कर सकता हूँ कि 80% और 90% तो मेरा आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि 138 से 187 बड़ा है, 138 मेरा बेस है, तो मेरा ये 100% है, इसके ऊपर मैं परसेंटेज कैलकुलेट करूँगा तो 187 मेरा 138 से क्योंकि बड़ा है, तो वो 100% से ज़्यादा होगा। अब 138 का आधा होता है 69, अब 138 अगर मेरा 100% है तो 69 मेरा उसका आधा, मतलब 100% का आधा 50% होगा, 69 मेरा क्या होगा 50% होगा। अब 69 मेरा 50% अगर होगा तो 138 में अगर मैं 69 जोड़ दूँ तो 207 आ रहा है, और मेरा ये ऊपर का वैल्यू 207 से कम है, तो मेरा 150% से वैल्यू कम आएगा,
मेरा 150% से वैल्यू कम आएगा, तो 150% वाला भी मेरा आंसर नहीं हो सकता, तो मेरा आंसर 136% ही होगा। एग्जैक्ट वैल्यू मुझे नहीं निकालना, मेरा एग्जैक्ट वैल्यू 136% आ रहा है, 138% आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, मुझे वो नहीं निकालना। मुझे बस इतना पता है कि 100% से ज़्यादा होगा और 150% से कम होगा, तो मेरा एक ही ऑप्शन मुझे ये सेटिस्फाई करके दे रहा है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। ये है स्मार्ट अप्रोच। ठीक है। A number is increased by 10% and then the increased number is decreased by 20%, the net increase or decrease is। अब यहाँ से सक्सेसिव स्टार्ट हो रहा है। बेसिक का जो बचा हुआ था सब खत्म कर दिया मैंने, बेसिक आपका वहीं पे खत्म होता है। अब यहाँ से हम नया सक्सेसिव स्टार्ट कर रहे हैं। बोला गया है नंबर पहले 10% बढ़ाया गया, फिर वो नंबर को 20% घटाया गया, तो नेट इंक्रीज डिक्रीज क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100। तो यहाँ पर पहले 10% का इंक्रीज आ रहा है, तो 10, 20% का डिक्रीज आ रहा है तो -20 होगा, और मल्टीप्लाई में प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो 10 इंटू 20/100, तो 0 0 से 0 0 कट जाएगा, तो -20 और 10, तो ये -10 हो जाएगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो मतलब -12%। और माइनस आ रहा है मतलब डिक्रीज आएगा, तो -12% का डिक्रीज, ये आंसर हो जाएगा। बहुत शॉर्ट में हो गया। यहाँ कौन सा मेथड यूज करना है आपको खुद डिसाइड करना है। आप वो कैसे डिसाइड करोगे, क्वेश्चन का डेटा देख के। यहाँ पे 10 है, 20 है, तो आप फॉर्मूला लगा दो, बहुत जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे आपको फ्रैक्शन वाला मैं बोल देता हूँ, फ्रैक्शन वाला भी मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन यूज करना नॉट मतलब फ्रैक्शन यूज करना उतना स्मार्ट अप्रोच नहीं है। अगर आप फ्रैक्शन यूज करना चाहते हो तो 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, 10% से इंक्रीज कर दिया गया है तो 10 से 11 हो गया, और डिक्रीज कर दिया गया है 20% से, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, तो 5 से 4 हो गया, तो मतलब 50 से कोई चीज़ क्या हो गया, 44 हो गया। अब काट सकते हो 2 से 25 बार, 2 से 22 बार, अब ऐसे तिरछा भी काट सकते हो। यहाँ पे यहाँ से ही कट जाएगा, 2 से 5 बार, 2 से 2 बार, फिर 5 5 25, 11 2 22, तो कितना डिक्रीज आया, 3, किसके ऊपर, 25 के ऊपर, गुना 100, गुना 100, तो 25 से 4 बार मतलब 12%, तो 25 से 22 घट रहा है तो 12% का डिक्रीज आएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे कब करना है, जब मेरा परसेंटेज ऐसा है कि 16 होल 2/3%, 33.33%, या फिर 8 होल 1/3%, जब मेरा वहाँ पे फॉर्मूला लगाना आसान नहीं हो, तब मुझे ऐसा फ्रैक्शन का सहारा लेना है, वरना फॉर्मूला से ये आसान पड़ेगा। A number is first decreased by 10%, then increased by 30%, and then further it is decreased by 20%. What is the net decrease percentage in the number? जैसे यहाँ पे ऑप्शन देखिए आप, सब फ्रैक्शन में है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाना नॉट स्मार्ट, क्योंकि यहाँ पे अगर फॉर्मूला लगा दे तो वो पॉइंट्स में आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन सारे फ्रैक्शन में है, तो यहाँ पे आप फ्रैक्शन मेथड लगाइए। तो आपको खुद डिसाइड करना होगा कि कौन सा मेथड कहाँ लगाना है। यही ब्यूटी है जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। दिस इज द ब्यूटी जो मैं आपके ऊपर मैं डेवलप करना चाह रहा हूँ आपके अंदर। तो फर्स्ट डिक्रीज्ड बाय 10%, तो 1/10 मतलब 10 से 9 हो गया, फिर इंक्रीज हुआ 30% से, 30% का फ्रैक्शन 3/10 मतलब 10 से 13 हो गया, फिर फर्दर इट इज डिक्रीज बाय 20%, 20% का फ्रैक्शन 1/5 मतलब 5 से 4 हो गया। अब कुछ भी काटे तो आरा टेढ़ा काट सकते हो, जैसे 2 से 5 बार, 2 से 2 बार, फिर 2 से 5 बार, मतलब 125 से क्या हो गया, 117, 117 हो गया, 125 से 117 हो गया, मतलब 8 की कमी आई किसके ऊपर, 125 के ऊपर, गुना 100, गुना 100, 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, मतलब 32/5% का कमी आया, मतलब 6 से ही 2/5% का कमी आया। 125 से 117 हुआ, कमी आया ना, तो कमी आया, तो 6 से ही 2/5% का डिक्रीज आया। और ऐसे भी हमें डिक्रीज ही पूछा गया है, डिक्रीज परसेंटेज, तो ज़्यादा लोड नहीं लेना है, डिक्रीज ही आएगा।
The value of a machine depreciates 10% in the first year, 20% in the second year, and 33.33% in the third year. If the initial value was rupees 20,000, what is its value at the end of the 3 years? अब जैसे यहाँ पे 33.33% आ गया, यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाओगे तो बहुत लेंदी जाएगा। फॉर्मूला मतलब आप लगा के देखना कितना लेंदी और कितना टाइम टेकिंग हो जाएगा। यहाँ पे आप फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको, तो आप फ्रैक्शन ही लगाओगे। तो 10% डिप्रिशिएट हो रहा है, फिर 20%, फिर 33.33%, और इनिशियल वैल्यू क्या था 20,000। व्हाट इज इट्स वैल्यू एट द एंड ऑफ 3 years? तो 20,000 मेरा इनिशियल वैल्यू था। अब मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाइंग फैक्टर, पहले मैं आपको एकदम फ्रैक्शन से ही बता रहा हूँ, फिर मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे। तो मेरा पहले 10% से डिप्रिशिएट कर रहा है, 10% का फ्रैक्शन 1/10, 10 से क्या हो रहा है 9 हो रहा है, ठीक है। फिर 20% 1/5, 5 से 4 हो रहा है, फिर 1/3, 3 से 2 हो रहा है, कुछ काट रहा है तो काट दो, 2 से ये 5 बार, 3 से ये 3 बार, तो 25 से कोई चीज़ 12 हो रहा है, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू 20,000, तो इनिशियल ये कौन सा है इनिशियल, ये क्या है फाइनल। तो 20,000 25 की वैल्यू है, जिसकी वैल्यू दिया जाए वो लिखो नीचे और मल्टीप्लाई उससे करो जिसकी वैल्यू पूछा है। 3 साल पहले का वैल्यू क्या है 12, तो 25 से ये जाएगा 8 बार 0, और ये आएगा 1 0 कम क्यों आ रहा है मेरा, गलत कर दिया क्या? अच्छा 2,000 लिखा ना मैंने, 20,000 आएगा तो 1 0 ज़्यादा आएगा ना। तो 25 से ये 8 बार 2 0, 12 से 96 और 2 0, तो ये आएगा 9600, ठीक है। 1 0 कम आ रहा था इसलिए। तो ये तो हो गया एक मेथड। अब आएगा मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला, जो हमें एग्जाम में लगाना है। एग्जाम में हमें ये वाला मेथड नहीं लगाना, एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में मेथड 2 यूज़ करना है। वो कैसे? 20,000 तो मेरा इनिशियल वैल्यू था। अब पहले 10% का इंक्रीज नहीं डिक्रीज आया, डिप्रिशिएट हुआ, तो नीचे का क्या होता है वैल्यू, नीचे का वैल्यू क्या होता है इनिशियल होता है, मैंने आज ही बताया। और ऊपर का वैल्यू क्या होता है फाइनल होता है। तो 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, तो 10 के ऊपर 1 की कमी, मतलब 10 से कोई चीज़ क्या हो गया 9 हो गया, समझ में आ गया। तो 10 से कोई चीज़ 9 हो गया, तो ये हो गया मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो 20,000 पहला साल 10 से 9 हो गया, फिर 20% की कमी आई, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, तो 5 मेरा इनिशियल था, 5 से क्या हो गया 4 हो गया, फिर 33.33% की कमी आई, तो 1/3, मतलब 3 से क्या हो गया 2 हो गया। अब काटाकुटी कर लो, 0 से 0 कट गया, 3 से ये 3 बार, 5 से ये 40 बार, और ये 3 4 जा 12, 12 इंटू 2 24, 24 4 जा 96, 2 0, या भी फिर से मैंने गलती करा, 1 0 और आएगा ना। ये 5 से जब जाएगा 4 बार में, तो 1 0 मैंने लगाया और 0 आएगा ना, यहाँ पे 3 0 है, 9600 आंसर मेरा आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर समझ में आ गया, तो हम इसका यूज़ हर जगह करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में, SICI में, और यहाँ भी पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन में, बहुत सारी जगह सैलरी वाले क्वेश्चन में, बहुत जगह मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज़ करेंगे। एक सैलरी, एक से सैलरी वाज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन डिक्रीज्ड बाय 20%, व्हाट इज द चेंज इन सैलरी? तो इसको हम फॉर्मूला लगा देंगे, कुछ नहीं है, 20% से पहले इंक्रीज हुआ, तो फिर डिक्रीज हुआ -20, प्लस माइनस माइनस लगेगा 20 × 20/100, तो प्लस माइनस 20 ये तो 0 हो गया, -20 × 20 मतलब 400/100, 0 0 0 0 कट गया, -4%, माइनस आया है तो डिक्रीज, तो 4% का डिक्रीज आएगा, ठीक है। ये मेथड 1 हो गया। अब मेथड 2, इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला है, इसको आपको याद करना है। कभी भी अगर सेम परसेंटेज का चेंज आए, एक बार बढ़े और एक बार घटे, मैंने क्या बोला,
कभी भी अगर सेम परसेंटेज जैसे यहाँ पे 20% दिया गया है, अगर कभी भी सेम परसेंटेज का चेंज आए, एक बार इंक्रीज हो और एक बार डिक्रीज हो, तो चेंज हमेशा -a² बटे 100 का होता है। चेंज हमेशा फिर -a² बटे 100 का होता है। इसको प्रूफ कैसे करें? तो यहाँ पे 20% सेम है, तो बी की जगह हम ए लिखेंगे। a% का इंक्रीज मतलब प्लस और डिक्रीज मतलब माइनस, तो a माइनस ए प्लस माइनस माइनस a इंटू a/100, a+b वाला फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ। इतना परसेंटेज का चेंज, तो a से a तो कट जाएगा, तो ये -a² बटा 100 मुझे इतना चेंज देके जाएगा। तो यही मैंने लिखा है, ठीक है, यही मैंने लिखा है। तो ये मेरा एक फॉर्मूला है। तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट 20 - 20 का स्क्वायर बटे 100 कर दूंगा। तो ये आ जाएगा -400/100, 0 0 0 0, तो -4% का डिक्रीज। हमेशा डिक्रीज आएगा। अगर सेम परसेंट से कोई चीज़ डिक्रीज हो और इंक्रीज हो, या फिर इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, ऑर्डर इधर उधर हो सकता है। एक चीज़ सक्सेसिव में ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर सक्सेसिव में मैटर नहीं करता। इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज इंक्रीज कुछ भी हो सकता है पहले बाद में, तो वो मैटर नहीं करता। तो और इस केस में हमेशा डिक्रीज आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। इनिशियल वैल्यू ऑफ ए कार इज ₹20,000. द वैल्यू ऑफ कार डिप्रिशिएटेड बाई 20% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू ईच ईयर. व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 3 years? तो 20% मेरा कार का इनिशियल वैल्यू था। ऐसा क्वेश्चन मैंने एक किया है, लेकिन ये सेम परसेंटेज का चेंज है। डिप्रिशिएटेड बाई 20% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू ईच ईयर। 20% मतलब 1/5, तो 4/5 हो जाएगा मेरा। फिर से 4/5 हो जाएगा, क्योंकि 3 साल के लिए है, फिर से 4/5 हो जाएगा। तो 25 से मेरा ये जाएगा 8 बार 800, फिर 5 से जाएगा 16 बार 0। अब 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ रहा है, 640। अब 16 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये 4 तो मैंने ले लिया। अब 4 × 4 16 हो गया, तो 0 4 यही आएगा आंसर, क्योंकि 0 4 लास्ट में एक ही जगह आ रहा है। तो हमेशा ऑप्शन पे नज़र रखो। ये एक और स्मार्ट अप्रोच हो गया, ऑप्शन पे हमेशा नज़र रखो। पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, फिर भी कर लेते हैं। यही आ रहा है, तो मेरा आंसर ये हो गया, ठीक है। The price of a computer increases by 10% in the first year, decreases by 5% in the second year, and increases by 8% in the third year. If the original price was ₹50,000, then the final price in rupees is. तो इसको कैसे कर सकते हैं? इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि ओरिजिनल जो प्राइस है वो 50,000 है, देन द फाइनल प्राइस, तो the price of computer increases by 10% in the first year, decreases by 5% in the second year, and increases by 8% in the third year. If the original price was ₹50,000, then the final price in rupees is. तो 50,000 मेरा प्राइस है, 10% मतलब 11/10 हो गया। डिक्रीजेज बाई 5%, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20, तो 19 से 20 हो गया। और 8% का इंक्रीज आया, तो 8%। आपको कैसे सोचना है 8%? डायरेक्ट कैसे सोचे, 4% का फ्रैक्शन होता है 1/25, 8% 4% का 2 गुना है, तो ये हो जाएगा 2/25। अब 2/25 का इंक्रीज आ रहा है, मतलब 25 से 2 बढ़ जाएगा, 27/25 हो जाएगा, ठीक है। तो 25 से ये जाएगा 2 बार, 3 0 0 0 0 0 कट जाएगा, 2 से ये जाएगा 10 बार। अब मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं। 27 से मल्टीप्लाई करोगे 7, 7 और 2 9, 2 और 0 तो एक लगेगा, और 19 और 11 मल्टीप्लाई, ये 11 और 27 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, और 10 को भी मैंने ले लिया है। अब सिर्फ 19 से मल्टीप्लाई करना है। 19 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0,
तो 56,430 ये मेरा आंसर आ रहा है। ठीक है, हो गया। अब इसको मेथड 2 वो भी मैं बता देता हूँ, आपको खुद से ही करना होता है वैसे, फिर भी मैं बता देता हूँ। 10% का इंक्रीज आ रहा है 1/10, तो 10 से 11 हो गया। 5% का डिक्रीज आ रहा है 20 से 19 हो गया। और 8% मतलब 2/25 का इंक्रीज आ रहा है, मतलब 25 से 27 हो गया। और ओरिजिनल प्राइस 50,000, मतलब 50,000 का वैल्यू है 10 × 20 × 25। अब आपको 11 × 19 × 27 का वैल्यू चाहिए। अब ऐसे आप निकाल सकते हो, तो फिर से वही सेम चीज़ आ गया, आपको काटना पड़ेगा। ये हो गया सेकेंड मेथड। ये अलग कुछ नहीं है, सेम ही है, बस लिखने का तरीका चेंज हुआ है। In 2016, the price of a refrigerator increases by 5%, and in 2017, it decreases by 5%. At the end of the year 2017, its price was rupees 47,880. What was its price at the beginning of the year 2016? तो 47,880 मेरा प्राइस बाद में हुआ है। ये क्वेश्चन पहले जो क्वेश्चन की तरह नहीं है, वो क्वेश्चन था मेरा पहले कुछ प्राइस था, फिर सक्सेसिव लगा, बढ़ा घटा कुछ घटा फिर बढ़ा, ऐसे करके बाद में प्राइस क्या होगा वो पूछा गया था। यह बाद का प्राइस दे दिया गया है, मुझे पहले का प्राइस पूछा गया है। फिर से पढ़िए। इन 2016 द प्राइस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इंक्रीजेस बाय 5% and in 2017 it decreases by 5%. At the end of the year 2017 its price was rupees 47,880. बाद का प्राइस मुझे दे दिया गया है यहाँ पर। What was its price at the beginning of the year 2016? तो मैं मान लेता हूँ बिगिनिंग में मेरा प्राइस x था। अब इंक्रीज बाई 5%, 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20, मतलब 21/20 हो गया। अब डिक्रीज बाई 5% मतलब 1/20, मतलब 19/20 हो गया। और फिर मेरा प्राइस हो गया 47,880। इसको आपको ऐसे करना होगा, एक्स का वैल्यू आपको निकालना है। तो आप पहले 19 से काट लीजिए, 19 से 2 बार 38, 9, 19 से 5 बार, 19 से 2 बार, ये हो गया। फिर 21 से काट लीजिए, 21 से 1 बार 2 बार, ये तो 20, 400, 400 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 400 से 48 और 30, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान है। तो परसेंटेज का क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। क्या बोल रहा है? रानी कैन डू ए वर्क इन 10 days, रानी कैन डू ए वर्क इन 10 days, प्रिया कैन डू द सेम वर्क इन 15 days एंड गुड्डू कैन डू द सेम वर्क इन 12 days। ओके, तो टोटल वर्क हम एलसीएम लेंगे, 60 आएगा, 10, 15 और 12 का एलसीएम 16 आएगा। एफिशिएंसी आएगा मेरा, ये 6 आएगा, ये 4 आएगा, ये 5 आएगा। ओके, इफ दे डू दैट वर्क टुगेदर एंड दे आर पेड ₹9,000। अच्छा, तो जो वेजेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वर्क के। आप जैसा काम करोगे वैसा पैसा आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पे तीनों सेम दिन काम कर रहा है, तो यहाँ पे जो पैसा है वो एफिशिएंसी के रेशियो में बढ़ जाएगा। देन व्हाट इज द शेयर ऑफ प्रिया? तो टोटल पैसा तीनों के एफिशिएंसी के रेशियो में बटे, 6, 4, 10 और 5, 15, तो 9,000 वैल्यू है टोटल 15 की। और प्रिया का एफिशिएंसी कितना है? 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 से ये 6 बार 600 और ये 2400 प्रिया का हमें मिल गया वेज। ठीक है, इन द क्लास देयर आर 29 बॉयज एंड 21 गर्ल्स। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो हमें दे दिया गया है। द एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज इन मैथ्स इज 89, whereas the average score of girls in maths is 91. What is the average of the whole class in maths? ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है, एवरेज का भी क्वेश्चन बोल सकते हो। ये मिक्सचर एंड एलिगेशन में भी आता है, मतलब एलिगेशन मिक्सचर का तो नहीं है, मतलब एलिगेशन से ही क्वेश्चन हो जाएगा, बट ये क्वेश्चन एवरेज का भी है। एवरेज और एलिगेशन मेथड से भी क्वेश्चन हो जाएगा, मैं एलिगेशन से करता हूँ।
तो एवरेज हमें चाहिए टोटल, और बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दे दिया गया है 29:21। तो इसका जो डिफरेंस है इन दोनों का 2, इसको हमें इन दोनों रेशियो में बांटना है। इन दोनों रेशियो का सम है 50। तो 29 में अगर ये बांटेंगे तो ये 25, मतलब यहाँ आएगा 29/25 और यहाँ आएगा 21/25। तो या तो आप 89 में 21/25 जोड़ दो, या फिर आप 91 में से 29/25 घटा दो, तो वही मेरा टोटल एवरेज आ जाएगा। तो 89 में अगर हम 21/25 जोड़ दे तो ये आ रहा है 25 नमा 225, 22 कैरी, तो ये आ रहा है। अब अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे तो ये आ रहा है 100, मतलब 89.84। ये टोटल क्लास का एवरेज आ जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ऐसे हम एलिगेशन से कर सकते हैं। दूसरा कैसे कर सकते हैं, मतलब वो भी एलिगेशन ही है, वो वेटेड एवरेज है, वो वेटेड एवरेज बोला जाता है उसको। वो कैसे कर सकते हैं हम, वो हम ऐसे कर सकते हैं। रेशियो जो दिया गया है वो दिया गया है बॉयज़ और गर्ल्स का 29:21। तो हम 89 को 29 से गुना करेंगे, क्योंकि बॉयज़ 29 है और उनका एवरेज 89 है, और गर्ल्स 21 है, उनका एवरेज 91 है। तो 89 इंटू 29 प्लस 91 इंटू 21, और बच्चे कितने हैं टोटल 50। 29 प्लस 21 टोटल कितने हैं 50। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 29, मतलब 30 में से एक कम। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा आएगा ये आएगा अब दोनों तरफ अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो सेम ही आ रहा है। ये मेरा हो गया वेटेड एवरेज। अब सिंप्लीफाई का एक क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम ऑफ सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6। अब इधर से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5। तो 5 प्लस 6 माइनस 4 प्लस ये ऑफ है, तो 6 ऑफ 3 18 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 8 प्लस 4। तो ये अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9। तो ये 11 माइनस 4 प्लस 9 माइनस 8 प्लस 4। अब प्लस 4 से माइनस 4 कट जाएगा, और 11 और 9 20, 20 में से 8 जाएगा तो 12। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है। 2 containers of equal capacity are full of mixture of milk and water। 2 कंटेनर है, मिल्क और वाटर है, मिल्क और वाटर है। इन द फर्स्ट द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज 3:7, एंड इन द सेकेंड इट इज 7:9। अच्छा, इधर बोला गया है 2 कंटेनर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी, तो हमें कैपेसिटी इक्वल करनी है। इक्वल हम कैसे करते हैं, इन दोनों का सम कितना है 10, तो 10 से हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, और इन दोनों का सम कितना है 16, तो 16 से हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर कुछ काटते हैं, काटा कुटी जाता है तो काट लेंगे। जैसे 2 से इधर इधर जाएगा 8 बार, 2 से इधर जाएगा 5 बार, तो हम 8 से फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 3 अट्ठे 24, और ये 8 से 7 को 56, और ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35, और 5 से करेंगे 45।
अब ये तो मेरा मिल्क है, ये मेरा वाटर है। अब इसको जोड़ देंगे। नाउ बोथ द मिक्सचर्स आर मिक्सड इन अ बिगर कंटेनर। मिक्स किया गया है ना, तो हम इसको मिक्स कर देंगे, जोड़ देंगे। व्हाट इज द रिजल्टिंग रेशियो ऑफ द मिल्क टू वाटर? मिल्क टू वाटर ही पूछा है, तो ये 9, ये 5, 59:101। ये मेरा रेशियो आ जाएगा 59:1:1। जब हम मिक्सचर और एलिगेशन करेंगे तो ये पूरा प्रोसेस हम बताएंगे, तो कैसे करते हैं, ये मैंने कैसे किया, पूरा डिस्कस किया जाएगा। तो तब आप ये पूरा सीखोगे, अभी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर समझ में आ रहा है तो ठीक, अगर नहीं आ रहा है तो भी ठीक। लास्ट क्वेश्चन आज का। टू मेन डू द सेम जर्नी बाई ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर एंड 24 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। If one man takes 20 minutes more than the other man, then the distance in kilometer of the total journey is। तो यहाँ पे डिस्टेंस सेम है, हमेशा याद रखना। अगर डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। स्पीड हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। जैसे यहाँ स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 18:24। अगर हम इसको 6 से काटे तो रेशियो मेरा आ जाएगा, रेशियो क्या आ जाएगा, 3:4। ये मेरा स्पीड का रेशियो है। अगर ये स्पीड का रेशियो है तो टाइम का रेशियो उल्टा होगा, हमेशा 4:3 हो जाएगा। अब बोला गया है इफ वन मैन टेक्स 20 मिनट्स मोर देन द अदर मैन। 20 मिनट्स मोर, रेशियो में कितना मोर लिया जा रहा है, एक मोर लिया जा रहा है, मतलब एक का अंतर है। हमेशा ज़्यादा या कम अंतर होता है। 20 मिनट ज़्यादा लिया जा रहा है मतलब अंतर है। तो 4 और 3 में कितने का अंतर है, एक का अंतर है। तो 20 का मान कितना है, एक है। तो किसका भी टाइम आप निकाल सकते हैं। मैं इसका टाइम निकाल रहा हूँ, दूसरे बंदे का। तो इसका टाइम कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। मिनट में है तो 60 मिनट आ रहा है। तो इसका स्पीड कितना है, 24 किलोमीटर पर आवर। तो 24 किलोमीटर पर आवर से अगर 60 मिनट मतलब 1 घंटा वो चलेगा तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, 24 किलोमीटर। यही मेरा आंसर है। डिस्टेंस ही तो पूछा है, देन द डिस्टेंस इन किलोमीटर। तो मेरा आंसर आ जाएगा 24 किलोमीटर। ठीक है, तो आज का 20 क्वेश्चंस यहीं पे ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर से हम मिलेंगे, फिर से 20 क्वेश्चंस करेंगे यही उत्साह के साथ। पूरा 55 क्लासेस आपको यही एनर्जी के साथ आपको करना है। पूरा 55 क्लासेस पूरा कंप्लीट करना है। अगर एक भी क्लास मिस किया तो आपका ही लॉस होगा, तो मैं ये नहीं चाहता। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।